नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीएससी हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, उससे रिलेटेड आपके लिए कंटेंट लगातार लाते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि आपको उन पर्सनालिटीज से मिलाया जाए, उनसे रूबरू कराया जाए, ताकि आप उनसे इंस्पायर हो सके, आप उनको जान सके और ये जो है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में मदद कर सके। और इसी की वजह से आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, former Chief Secretary of Uttar Pradesh government, a retired IAS officer of 1978 batch in UP cadre, and he is none other than Alok Ranjan. So first of all, sir, it's my honor and privilege to welcome you on Study IQ. Thank you, Ankit, and thank you, Study IQ. I'm happy to be here. Thank you, sir. तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। अगर मैं आपके एकेडमिक्स की बात करूं तो आपने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हुआ है, उसके बाद आपने एमबीए किया और उसके बाद काफी यंग एज में आईएएस का जो एग्जाम है उसको निकाल लिया था। और फिर उसके बाद जो लास्ट आपका पोजीशंस रहा यूपी गवर्नमेंट के अंदर, वो 2 साल तक आप चीफ सेक्रेटरी के पद पे थे। इनफैक्ट उसके पहले भी, रिटायरमेंट के पहले भी आप ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट में भी आपने कई सारे सेक्रेटरी लेवल के पद को संभाला हुआ है, जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी। एंड जो आईएएस की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके अंदर एक बहुत ही एक्साइटमेंट होता है, वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो जॉब है। तो आपने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में यूपी के अंदर, चाहे हम इलाहाबाद की बात करें, आज के डेट में प्रयागराज हो गया है, उसके अलावा आगरा हो गया, गाजियाबाद, बांदा, आपने वहां पर सर्व किया है एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इनफैक्ट पोस्ट रिटायरमेंट में मैं देख रहा था आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे अलग अलग चीजों में, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर ही आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर का पद है वो संभाला था। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर का भी पद आपने संभाला हुआ। और यहां पर एक खास बात यह है कि यू आर ऑल्सो अ पब्लिक स्पीकर। जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर आपने अपने बातों को रखा हुआ है, जैसे कि जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हो गए, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, लाइक IIM, वहां पर आपने अपनी बातों को रखा। और आपके 2 बुक्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें एक है द कलेक्टर टुडे, चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो दूसरी बुक का नाम है वो है टुवर्ड्स अडल्ट लिटरेसी। एंड आई हैव आल्सो हर्ड सर कि आपकी तीसरी बुक आ रही है, जिसको लेकर आई एम श्योर कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसमें उत्साह रहेगा, और वो है आपका मेकिंग अ डिफरेंस आईएएस एज अ करियर। एंड आई एम श्योर कि ये वो जो बुक है जो पेंगुइन के द्वारा लिखी जा रही है, वो हमारे स्टूडेंट्स को काफी हद तक हेल्प करेगी, उनको इंस्पायर करेगी। और आप लगातार अलग अलग आर्टिकल्स लिखते रहते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स हो। तो बहुत ही ज्यादा आपका जो मैं देख रहा था इंट्रोडक्शन, लाइक काफी सारी चीजें आप करते आ रहे हैं सर। इवन रिटायरमेंट के बाद भी आप चीजों में इन्वॉल्व हैं, यूथ को इंस्पायर करना चाहते हैं सर। तो आज आपके साथ जो आईएएस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे सर। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू अंकित। थैंक यू सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी पर्सन आईएएस निकालता है, तो एक जो क्वेश्चन लगातार किसी भी स्टूडेंट के मन में आता है या नॉर्मल पब्लिक के अंदर, कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी एन आईएएस ऑफिसर। आपने बहुत पहले आईएएस का जो एग्जाम है वो निकाला था, यूपीएससी का एग्जाम, तो वो क्या ऐसी चीज थी जो आपको इंस्पायर की थी कि आपको यही एग्जाम देना है, आपको आईएएस बनना है सर? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने अंकित। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, या व्हाट वाज द मोटिवेशन जिसकी वजह से आईएएस का एग्जाम दिया, क्यों आईएएस में बैठने की इरादा किया और आए। पहले तो मैं कहूंगा कि कुछ तो फैमिली इन्फ्लुएंस का भी असर पड़ता है कि मेरे फादर भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, तो उन्होंने बचपन से ही काफी कुछ बताया था अबाउट दी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड खास तौर से जैसे आपने बताया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट और ये सब वगैरह, काफी कुछ उसकी जानकारी दी थी। तो उससे एक उसकी तरफ एक अट्रैक्शन जो है वो जरूर बढ़ा था। लेकिन जैसे आगे बढ़ते बढ़ते होता है, फिर मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में गया, जैसे आपने बताया, वहां मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया। अच्छा, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के बाद वहां उस समय जो था शुरू हो गया था क्रेज, जैसे आजकल भी है, कि उसका ये IIM का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का क्रेज शुरू हो गया था। और हर लड़का जो था वो, और हर लड़की जो थी वो IIM का एग्जाम दे रहे थे। तो हमने भी IIM का एग्जाम दिया, एंड आई वाज फॉर्चुनेट एट दैट टाइम कि मैं IIM अहमदाबाद में सिलेक्ट हो गया। तो वहां से मैं सीधे IIM अहमदाबाद चला गया आफ्टर डूइंग बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के बाद मैं IIM अहमदाबाद चला गया, तो एक तरीके से लाइन जो है वो फर्क हो गई। फिर मैं उधर कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ को मैं मुड़ गया, और वहाँ 2 इयर्स मैंने अपना MBA किया। और वो करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, तो कैंपस प्लेसमेंट के बाद मुझको भी हॉकिंस प्रेशर कुकर्स कंपनी है, उसमें प्लेसमेंट मिल गया था मुंबई में, एंड आई वेंट एंड जॉइंड ऑल्सो। तो वो एक तरीके से पहले तो लगा कि क्या एकदम से करियर आप कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ चला गया है, लेकिन बहुत जल्दी ही मुझको वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में उतना मेरा मन नहीं लगा। आई डिड नॉट फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग।
और एब्जॉर्बिंग एज आई वांटेड इट टू बी। और मेरा मन फिर आया कि नहीं, मुझको आईएएस का एग्जाम देना चाहिए। वो इसलिए आया, क्या मोटिवेशन, क्या इंस्पिरेशन रहा, एक्चुअली मैंने यही सोचा कि मेरे मन में यही इच्छा हमेशा थी कि तो सोसाइटी में बहुत कुछ करने को है। जो हम लोग भी सोचते रहते हैं, अरे देखिए हेल्थ केयर का इतना बुरा हाल है, एजुकेशन की क्वालिटी नहीं अच्छी है, सड़कें नहीं अच्छी हैं, म्युनिसिपल सर्विसेज आर नॉट गुड, इलेक्ट्रिसिटी का ये प्रॉब्लम है, फलाना ठिकाना, घर में सब लोग, ऑल दीज इश्यूज पीपल कीप टॉकिंग, फ्रेंड्स में भी डिस्कस होता रहता है। बट आईएएस एज अ सर्विस will give you an opportunity कि you are in that kind of position where you actually can do something about it, and if you can do something significant, तो आप सोसाइटी में एक अपना मार्क छोड़ेंगे, लोगों की लाइफ को टच करेंगे, लोगों को कुछ डिफरेंस ला पाएंगे। जो आपने बताया कि मैंने किताब जो लेटेस्ट लिखी है वो यही है, मेकिंग अ डिफरेंस आईएएस एज अ करियर। मतलब आई थॉट कि आईएएस एज अ करियर जो है गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस टू सोसाइटी। आप एक अच्छा बदलाव, एक परिवर्तन ला सकते हैं समाज में, जिसको आपको एक अच्छा मौका मिलता है जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन यू होल्ड और पोस्ट यू होल्ड। तो ये मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन मेरे दिमाग में था। तो इसकी वजह से मैंने आई रिजाइन फ्रॉम माय जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर। मैंने, देखिए ये बताऊंगा जो लोग तैयारी भी कर रहे होंगे कि कभी दो नावों में पैर नहीं रखना चाहिए। इट डजंट हेल्प, आइदर यू गो दिस वे और यू गो दैट वे, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन व्हाट यू वांट टू डू। तो मैं इससे बड़ा क्लियर पोजीशन थी, हालांकि मेरे को बहुत अच्छा जॉब मिला हुआ था IIM अहमदाबाद के बाद, और बहुत अच्छी उसमें मुझको तनख्वाह भी मिल रही थी, लेकिन मैंने जो है तुरंत उसको फिर रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करके मैं आके दिल्ली आ गया, और दिल्ली में हमने डिफेंस कॉलोनी में एक कमरा लिया किराए पे, और डिफेंस कॉलोनी में कमरा किराए पे लेके देन आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड आई रोट द आईएएस एग्जामिनेशन, और गॉड ने साथ दिया, सब कुछ अच्छा रहा। तो पहले ही अटेम्प्ट में मेरी ऑल इंडिया में 4th पोजीशन आ गई थी एंड आई वाज सिलेक्टेड। तो ये पोजीशन थी। इट्स रियली नाइस टू हियर सर। मतलब आई एम श्योर कि बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारे जो व्यूअर्स हैं सुन के, एंड स्पेशली अगर फर्स्ट टाइम में चीजें निकल जाती हैं, एंड दैट्स व्हाट जो चीफ सेक्रेटरी का पद है, आई एम श्योर स्टेट लेवल पर ये सबसे हाईएस्ट होता है किसी भी सिविल सर्विसेज में, हाईएस्ट पोस्ट है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। तो ये पद तभी मिलता है जब आप यंग एज में ही इसको निकाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो अंकित। क्योंकि मुझको आई ज्वाइन एट द एज ऑफ 21, मेरे को आईएएस में हो गया था, तो मुझको पूरे 38 इयर्स मिले। राइट, 38 इयर्स की सर्विस मिली मुझे, जो कि मैक्सिमम हो सकती है। फुल 38 इयर्स आई गॉट। तो बहुत अच्छा मौका मिल गया 38 इयर्स के एक्सपीरियंस मिलने का, कि अलग अलग तरीके की पोस्टें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी, जैसे आपने बताया, मुझे 5 डिस्ट्रिक्ट्स का डीएम एंड कलेक्टर होने का मौका मिला, और सेक्रेटेरिएट में इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, चाहे फाइनेंस हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर आपने बताया, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर, एंड देन फाइनली चीफ सेक्रेटरी, जो कि एक और पद ऐसा है जो कि इट गिव्स यू ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क। बहुत कुछ आप कर सकते हैं उस काम में। तो ये मौका इसलिए मिला कि मेरा अच्छा सर्विस करियर था, एंड आई रियली एंजॉयड माय करियर। मैं ये तो कहूंगा, फिर शेयर करूंगा कि जब मैं आया तो मुझसे सब लोग ये पूछा करते थे कि आप MBA IIM अहमदाबाद से हो, तो आप छोड़ के कैसे आ गए, क्यों आ गए, आप तो बहुत कम तनख्वाह में आ गए यहाँ। और बात सही थी, जो सैलरी मेरे को आईएएस में मिल रही थी, दैट वाज नॉट इवन 1/4 ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग देयर। मैं आफ्टर माय जॉब इन ऑफिस उसको छोड़ के आया था। लोगों ने कहा ये क्यों छोड़ के आ गए आप, आपका तो सब करियर वेस्ट, टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, या बैकग्राउंड वेस्ट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं रहा। मैंने रियलाइज किया कि जो कुछ मैंने IIM में भी सीखा, उस सबको मैं अप्लाई कर सका। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, ये सब जो क्वालिटीज थी वो आईएएस में भी उतनी ही यूजफुल रही जितनी कहीं और रहती। और एक भी मिनट के लिए मैंने अपना डिसीजन अपनी लाइफ में जो रिग्रेट नहीं किया। बहुत ही अच्छा सर। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में भी हमेशा रहता है, क्योंकि जब भी मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो अभी हमारे देश की आजादी को लगभग 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो आपने काफी पहले ही आईएएस निकाला था, तो क्या आप थोड़ा सा एक व्यू दे सकते हैं कि उस समय किस तरह की ये जॉब थी और आज कैसी है? स्पेशली अगर यूथ के मन में अगर देखेंगे, कई सारे लोगों के मन में, तो वो पहले वाला ही थॉट रहता है कि वही एकदम पावरफुल और वैसा वाला जॉब। और जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे वो जो इन्फ्लुएंस है आईएएस का, वो क्या आपको लगता है कि क्या वो थोड़ा कम हो रहा है? यूथ इसको कैसे देख सकता है, मतलब हाउ टू डिस्टिंग्विश दिस, कि पहले कैसा आईएएस का जॉब होता था एंड अभी प्रेजेंट में क्या है? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा अंकित। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आईएएस का जॉब में अभी भी उतना ही मौका है टू डू समथिंग यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट तो सोसाइटी जितना पहले था। टेक्नोलॉजी भी आ जाई हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी को आप यूज करिए, और भी जो आपके चेंजेस आ गए हैं इन द एनवायरनमेंट अराउंड यू, उससे भी असर पड़ता है, बिल्कुल आता है, फर्क पड़ता है, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का भी बहुत रोल बढ़ गया है, सब कुछ हो गया है। बट इवन देन आईएएस में अभी भी आप उतना ही कर सकते हैं जितना आप पहले कर सकते थे। ऐसी बात नहीं है कि कमी हो, लेकिन हाँ, कुछ हद तक रोल में जैसे है कुछ चेंज या कुछ बदलाव सा आ जाता है।
फॉर इंस्टेंस अगर आप देखिए कि जो आईसीएस के जमाने में जो आईसीएस की पोस्टिंग्स थी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्टिंग्स थी या उस जमाने में तो वो कंप्लीटली ऑल इन ऑल कंप्लीट पावर थी, लेकिन वो क्या देखते थे, लॉ एंड ऑर्डर देखते थे, रेवेन्यू कलेक्शन देखते थे मेनली, ज्यादा और किसी एक्टिविटी या डेवलपमेंट एक्टिविटी से उनका मतलब नहीं था। अब जो क्या हो गया, एक तो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन आ गया है, डेमोक्रेसी में आप वर्क कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में वर्क करने में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का हर चीज में एक इंटरवेंशन होता है, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उनके साथ आपको तालमेल मिला के काम करना पड़ता है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप कोई आईएएस ऑफिसर किसी भी पोस्ट में ये सोच सकता है कि मैं जो चाहे वो कर लूं या मेरे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर इज कंटिन्यूअस चेक एंड बैलेंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द काइंड ऑफ वर्क ही डज। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छे के लिए है, क्योंकि पब्लिक की बात अगर हमारे तक पहुंचेगी और हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो पब्लिक को बेटर रिस्पॉन्स दे पाएंगे या बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हम दे पाएंगे, इसलिए हो रहा है। अब पावर की बात जहां तक रही, पावर तो अभी भी है, क्योंकि पावर होनी चाहिए किस चीज की, ये बहुत अच्छा आपने पूछा सवाल। पहले अगर लोग पावर लोग भाई वाइफ टू वन दी आईएएस वाले सवाल पे आ गया मैं, कि अगर लोग आईएएस में इसीलिए आना चाहते हैं खाली कि भाई उसमें लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाएगी या नीली बत्ती की गाड़ी मिल जाएगी और पुलिस का कांस्टेबल साथ में चलेगा, वो रिवॉल्वर डाल के अपने उसमें, और जगह जगह एस्कॉर्ट मिलेगा और वो सलूट करेंगे और चपरासी भी वर्दी पहने चलेगा साथ में और बड़ा सोसाइटी में, और खाली वही पावर को आप देख रहे हैं, तब उसके लिए वो मोटिवेशन नहीं रखना चाहिए खाली आईएएस में आने के लिए। जो पावर मिलती है वो अलग चीज है, ये वाली पावर तो कम होती जा रही है, ये वाली पावर तो विद टाइम एग्रीड, जैसे जैसे आप ओपननेस आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, ये पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। बट व्हाट इज स्टिल देयर इज योर पावर टू डू समथिंग गुड। आप बेहतर काम करना, समाज के लिए काम करना, वाकई कहीं भी किसी पोस्ट में आप बैठिए, अभी भी आईएएस ऑफिसर को ये मौका मिलता है कि यू कैन डू समथिंग। आप अभी एजुकेशन सेक्रेटरी हैं तो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर आप बैठ जाइए, तो यू कैन एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अभी आपने कोविड में देखा होगा, कोविड मैनेजमेंट जो हुआ, कोविड मैनेजमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो होता है और इसका है पेंडेमिक का जो एक्ट है, उसमें पूरी पावर डीएम को है, सारी पावर डीएम के पास ही है। तो सारा जगह लॉकडाउन इंपोज करना, कब लॉकडाउन को हटाना, कितना नहीं हटाना, एसेंशियल सर्विसेज पहुंचाना, फिर वैक्सीनेशन करवाना, ऑल दिस वर्क इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय डीएम। अब समझिए कितना पावर है इसमें कि वो सारे ऑफिसर्स की टीम को बैठा के ही इज अ लीडर। मतलब अब फर्क इतना हो गया कि पहले वो अपने आप को बादशाह समझ सकता था, अब बादशाह वाली बात नहीं है, बट ही इज स्टिल अ लीडर। और लीडर बनने के लिए अब उसको अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी काबिलियत से, अपने परफॉर्मेंस से अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तब लोग उसको फॉलो करेंगे। और अगर वो लीडरशिप क्वालिटीज दिखा सकता है तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, अभी भी बहुत कुछ आईएएस अफसर जो है वो कर सकता है और चेंजेस ला सकता है। बिल्कुल सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इस चीज को क्लियरली डिस्टिंग्विश किया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि यार आईएएस में अब पावर कम हो रही है वैसा, लेकिन वो डिस्टिंग्विश करना पड़ता है हमें कि वो पावर वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप सर्व करने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं तो वो अभी भी आपके पास है, आपके पास बहुत सारी पावर है जो आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो अब बिल्कुल सर, एंड अब नेक्स्ट थोड़ा सा मैं जो एकेडमिक्स होता है उससे रिलेटेड कुछ सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जो कि हमारे डेफिनेटली जो व्यूअर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसके बारे में डेफिनेटली जानना चाहते होंगे। तो एक जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो कोचिंग का है, लाइक आईएएस एग्जाम निकालने के लिए कोचिंग, तो क्या ये लेना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है? किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? थोड़ा सा अगर आप रिफ्लेक्ट कर सकें इसके लिए सर। कोचिंग में ये नहीं कहूंगा कि गलत चीज है या बुरी चीज है, कोई नुकसान नहीं है, आप कोचिंग आदमी ले सकता है, लेकिन बहुत लंबी कोचिंग लेने का उतना फायदा नहीं है मेरे ख्याल से। एक शॉर्ट टर्म ले सकता है जिसमें एक आइडिया हो जाए कि ये आईएएस एग्जाम का नेचर क्या है, and what is the type of questions which come and what is the type of answers to be given। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आपके सब और ऐसे लोग भी यहाँ होंगे हमारे जो सुन रहे होंगे, जो कि आईएएस एग्जाम दे रहे होंगे। एक्चुअली आईएएस में जो रिटन पेपर को लीजिए फॉर इंस्टेंस, रिटन पेपर में हालांकि हमारे टाइम पर अब में एग्जामिनेशन पैटर्न काफी चेंज हो गया है, पहले अलग अलग टाइप के पेपर्स होते थे, अब अलग टाइप के पेपर्स होते हैं, लेकिन फिर भी ऑल सेड एंड डन बेसिक क्वालिटी उसमें आपको आंसर लिखना है एक सर्टन टाइम लिमिट में, एक सर्टन वर्ड लिमिट में, सब में एक आंसर। तो आईएएस में ये बड़ी क्वालिटी आनी चाहिए आपको कि कैसे आंसर लिखें। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग आईएएस में नहीं सक्सीड कर पाते हैं या इस एग्जाम में नहीं सक्सीड कर पाते हैं और कहते हैं हमने तो इतनी पढ़ाई करी, हमने तो इतना अच्छा लिखा पेपर, तब भी हमारे मार्क्स नहीं आए। कई लोग ऐसा कहते हैं, तो हमने तो सब बहुत अच्छा लिखा था तब भी मार्क्स कम आ गए, क्या बात हो गई। एक्चुअली उसका एक रीजन है, वो रीजन ये है कि आईएएस में यू शुड नो हाउ टू आंसर द पेपर इन द आईएएस। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को आंसर करिए। मतलब यू शुड नॉट आंसर द टॉपिक। होता क्या है, कई बार आदमी टॉपिक पे आंसर जो उसको आता है उस टॉपिक के बारे में
वो सब लिखने लग जाता है। बल्कि इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है आप उसको आंसर करिए, तब आपको मार्क्स मिलते हैं। वो उदाहरण के लिए से बताऊं कि हम लोग के टाइम हिस्ट्री के पेपर हुआ करते थे, हमने दिए थे, तो हिस्ट्री में जैसे है कि नेपोलियन वाज द चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन बट ही वाज अल्टीमेटली डिवॉर्ड बाय इट, कमेंट। अब एक तरीका आंसर का ये हो सकता है कि आपको नेपोलियन के बारे में जितना मालूम है आप सब लिख डालिए उसमें, कि तो नेपोलियन पे सवाल आ गया सब लिख दो, वो आंसर आपको मार्क्स नहीं देगा ज्यादा। वो मार्क्स देगा जैसे नेपोलियन वाज द चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से नेपोलियन की उपज हुई, उसका वो चाइल्ड था। तो आप पहले बताइए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, क्या उसके प्रिंसिपल्स थे, अगर उससे नेपोलियन की उपज हुई तो कैसे हुई, क्या मतलब हुआ इसका, देन अल्टीमेटली डिवॉर्ड, मतलब वो रेवोल्यूशन ही ने अल्टीमेटली उसको खत्म कर दिया, तो कैसे खत्म कर दिया, क्या हुआ। तो इस तरीके का जो आंसर आप स्ट्रक्चर करके लिखेंगे देन यू विल गेट मार्क्स। तो दैट इज द पॉइंट। यू जैसे आया किसी ने लिखा ऐसे कि ऑल दैट इज ब्यूटीफुल इज यूजफुल, इस पे लिखिए, तो आपको दोनों तरफ देने चाहिए कि ब्यूटीफुल चीज यूजफुल है और ब्यूटीफुल चीज यूजफुल नहीं है। किन किन चीजों में ब्यूटीफुल चीज यूजफुल हो सकती है, मतलब एक बैलेंस्ड आंसर भी एक्सपेक्टेड होता है, बिकॉज आपको आगे चल के सिविल सर्वेंट बनना है, तो एक्सट्रीम आंसर नहीं देना चाहिए, दोनों साइड, क्योंकि कोई भी आप चीज को लेके चलिए तो पहलू के दोनों तरफ की बात दीजिए, इस तरफ का भी उस तरफ का भी, और फिर आप अपना कंक्लूजन निकाल लीजिए, कंक्लूजन निकाल के निष्कर्ष निकाल के आप कह दीजिए कि दिस व्हाट आई फील, बट बिफोर दैट यू गिव बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यूज। जहां आपने एक ही पॉइंट ऑफ व्यू दिया, एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट दिया, तो वहां मार्क्स आईएएस में या सिविल सर्विस में नहीं मिलते। मैंने कई लड़कों को ऐसा दिखा है जो यूनिवर्सिटी के टॉपर्स रहे हैं एंड दे हैव नॉट सक्सीडेड इन द आईएएस, यू नो दे हैव नॉट सक्सीडेड, और जब बात पड़ी हुई हुई कि उन्होंने एमए की स्टाइल में आंसर लिख दिया, एमए हिस्ट्री की स्टाइल में, एमए पॉलिटिकल साइंस की स्टाइल लिख दिया, दैट आंसर इज नॉट द आंसर टू बी रिटन इन आईएएस। तभी आपने देखा होगा कि इंजीनियर्स जो आते हैं और ह्यूमैनिटीज के पेपर्स लेते हैं ज्यादा नंबर स्कोर कर देते हैं देन कंपेयर टू स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज जिसने एमए किया होता है। वो एमए जिसने किया होता है वो अपना अलग ही स्टाइल में लिखना शुरू कर देता है और एक अपना व्यू पॉइंट लेके और जो इंजीनियर आता है वो बिल्कुल बड़ा सिस्टमेटिकली उसका दिमाग ही ट्रेंड होता है टू थिंक इन अ साइंटिफिक मैनर। तो वो ये 5 पॉइंट फेवर में है, 5 पॉइंट अगेंस्ट में है और ये आंसर है, वो इस टाइप का इंजीनियर थिंक्स लाइक दैट। तो वो देखिएगा, आप निकाल लीजिए रिजल्ट आईएएस का, इधर कितने सालों में इंजीनियर्स ही ज्यादा आ रहे हैं और इंजीनियर ह्यूमैनिटीज के पेपर्स में ज्यादा स्कोर मार्क्स करके आ रहे हैं। दैट इज फॉर दिस रीजन, बिकॉज वो बड़े क्लियर माइंड से वो दोनों तरफ की बातें कह के साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से, आंसर शुड बी लॉजिकल, देयर शुड बी अ फ्लो। ऐसा नहीं कि आपने पहले कुछ लिख दिया, बाद में कुछ लिख दिया, फिर कुछ और लिख दिया, उसमें मार्क्स नहीं मिलता। बड़ा क्लियर फ्लो लॉजिकल होके कंक्लूजन में जाना चाहिए। तो ये सब चीज कोचिंग में कभी कभी अगर अच्छा इंस्टीट्यूट हो तो वहां पे लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आईएएस एग्जामिनेशन एंड योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू अप्रोच द पेपर, है ना। अब मैं आपको बताऊं, हमारे टाइम पे हमसे एक आदमी बैच सीनियर, एक एग्जांपल दे रहा हूं खाली, एक लड़का था हम लोग के सेंट स्टीफेंस में, इसको हम लोग समझते थे कि बहुत ब्राइट है और ये तो पक्का आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना आ जाए, और वो नहीं आया। जब वो नहीं आया तो बल्कि इंटरव्यू कॉल तक नहीं आई उसकी, तो इंटरव्यू कॉल नहीं आई, बाद में उसमें मार्क्स आए तो ऐसे पेपर में उसको 0 मिले थे, ऐसे में ही गॉट 0। हम समझ में नहीं आया कि इतना ब्रिलियंट लड़का सेंट स्टीफेंस कॉलेज का पढ़ा हुआ, उसको ऐसे में 0 कैसे आ गए। तो उसका रीजन क्या था मैं बताऊं, उसने जो ऐसे लिखा था उस समय टॉपिक थी टू अ मैन विद एन एम्प्टी स्टमक फूड इज गॉड, टू अ मैन विद एन एम्प्टी स्टमक फूड इज गॉड, और ब्रैकेट में लिखा था M.K. गांधी। ये गांधी जी ने कहा था भाई जो भूखा है उसके लिए खाना ही भगवान है, एंड इन एम्प्टी स्टमक फूड इज गॉड, गांधी जी ने कहा था। इन्होंने लिखा तो टॉपिक पे ऐसे, लेकिन उन्होंने गांधी को कहीं अपने ऐसे में मेंशन तक नहीं किया, गांधी की इन्होंने बात ही नहीं करी। अब वो जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप गांधी जी की थिंकिंग, गांधी जी की फिलॉसफी को लेके आए उसमें कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, क्या उसकी थिंकिंग थी, उसके बाद उसको आप एक्सपेंड करते। वो आपने जब नहीं किया तो यहां तक हो गया कि 0 मिल गए कि आप टॉपिक में आपने लिखा ही नहीं। तो दिस काइंड ऑफ अ थिंग कैन हैपन ऐसे सिचुएशन, इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए। इसलिए थोड़ा बहुत, बट यू शुड टू गो टू अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट, और यहाँ मैं कहूँगा मटेरियल मिलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो हेल्पफुल होता है, इट इज हेल्पफुल, बट खाली उसी पे नहीं डिपेंड करना चाहिए, अपनी अलग सेल्फ स्टडी भी जरूर होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड बुक्स भी जरूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज आपका आंसर अगर दूसरों के आंसर से बेटर नहीं होगा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में मटेरियल बड़ा सिमिलर हो जाता है, वही मटेरियल सब लोगों ने याद कर लिया, वही टाइप का आंसर लिख दिया, तो एक बहुत ही सिमिलर टाइप में मार्क्स मिल गए। लेकिन अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लिखा, वो आप लिख सकते हैं अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग कर रखी है, उस टॉपिक की स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा है, अपने नोट्स बनाए हैं, अपनी तरीके से लिखा है, देन यू विल स्कोर मच हायर मार्क्स। इसलिए ये दोनों चीज की पहलू है,
यू कैन अटेंड कोचिंग बट डोंट डिपेंड एंटायरली ऑन कोचिंग। कोचिंग में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए और कोचिंग में बहुत ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। अपने मैक्सिमम टाइम यू शुड गिव टू योर ओन सेल्फ स्टडी। एब्सोल्युटली सर, ये चीज एकदम सही बात है। इनफैक्ट हम लोग भी बार बार यही कोशिश करते हैं बताने की अपने व्यूअर्स को कि अल्टीमेटली कोचिंग आपको गाइड कर सकता है किसी की तरफ, लेकिन अल्टीमेट जो सक्सेस है वो आपको खुद अपने सोच और लगन से ही करनी पड़ेगी। और इसके साथ एक क्वेश्चन जो कि लगातार आता है कि आजकल क्या हो रहा है कि काफी लोग पहले से थिंकिंग कर लेते हैं कि हमें यूपीएससी ही देना है, जैसे 12th पास किया तो ग्रेजुएशन से ही वो हो जाता है। तो लोग कई बार इसमें डायलेमा में आ जाते हैं कि ग्रेजुएशन के समय क्या लें। क्या वो आईएएस एग्जाम में आज के डेट में तो क्या है एक ऑप्शनल पेपर चूज करना होता है। पहले 10 साल पहले आई थिंक दो होता था, आपके समय शायद कुछ और डिफरेंट होता हो, तो आई डोंट नो। हमारे समय ज्यादा ऑप्शंस थे, राइट? ज्यादा ऑप्शन होगा, बल्कि हमको आई रिमेंबर वी हैड टू टेक 5 ऑप्शंस। 5 ऑप्शनल। 3 लोअर पेपर कहलाते थे, 2 हायर पेपर्स कहलाते थे। हायर पेपर दोनों जो हुआ करते थे वो एमए के लेवल के हुआ करते थे, और 3 लोअर पेपर्स होते थे वो बीए ऑनर्स लेवल के होते थे, और 3 कंपलसरी पेपर थे, ऐसे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये कंपलसरी हुआ करते थे। ये पैटर्न था तब। लेकिन अब ऑप्शनल्स पे वेटेज यूपीएससी कम करता जा रहा है, इसलिए अब एक पे ले आया है, राइट? तो अब एक जस्ट चूज करना है। तो क्या जो स्टूडेंट है अगर वो 12th पास किया है, वो करना चाहता है यूपीएससी, उसको परस्यू करना है, तो ग्रेजुएशन में उसको क्या करना चाहिए? क्या वो उसी थिंकिंग से करना चाहिए कि मुझे जो ऑप्शन लेना है वही ग्रेजुएशन में ले लें, या फिर ग्रेजुएशन में जो उसको अभी सिर्फ फोकस ग्रेजुएशन पे रखना चाहिए एंड देन लेटर ऑन ही और शी शुड डिसाइड कि क्या हम ऑप्ट करें? व्हाट यू थिंक? अच्छा तो आइडिया ये है कि अगर ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट ले ले, अगर उसको इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट में, वो उसी को ले ले जिसको आगे वो एज एन ऑप्शनल ले ले यूपीएससी में, तो उसको मदद मिल जाएगी प्रिपरेशन में। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम ज्यादा नहीं रहता है, बहुत कम टाइम रहता है ऑप्शनल प्रिपेयर करने के लिए। बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट होता है तो थोड़ा समय लग सकता है तैयारी करने में, और तो इसलिए इट इज, अगर ये मौका मिलता है आपको तो आप जरूर उस पेपर को ले लीजिए जो आप आगे करना चाहते हो। बट अगेन ये जरूरी है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑप्शनल की चॉइस क्या की, कौन सी की जाए। अल्टीमेटली तो ये है कि उस पे जो भी ऑप्शन हो उसमें आपको अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी गुड इन इट, यू शुड हैव इंटरेस्ट इन इट। आपको पढ़ने में अच्छा लगे, आपको इंटरेस्ट आए, तब तो आप उसको अच्छा कर पाएंगे उस पेपर को। लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि किसका कोर्स कॉम्पैक्ट है, किसका कोर्स कॉम्पैक्ट नहीं है। कई पेपर्स का बड़ा कॉम्पैक्ट कोर्स है, कई का कॉम्पैक्ट नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं जब यूपीएससी का सिलेबस आजकल का देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि हिस्ट्री फॉर इंस्टेंस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट हो गया है, बहुत वास्ट हो गया है। आप कितना पढ़ते चले जाइए, इंडियन हिस्ट्री से लेके वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा सब उसमें आ गया। Whereas there are certain subjects like philosophy or like public administration या geography, इनका बड़ा कॉम्पैक्ट कोर्स है, तो कॉम्पैक्ट कोर्स में हेल्प मिलती है बिकॉज यू नो भाई यही सिलेबस है, इसमें हमें वो चलना है। और दूसरा, जनरल स्टडीज की अब इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है, 4-4 पेपर हैं, तो जनरल स्टडीज में भी जो जो एरियाज को कवर करते हैं, अगर आपको ऑप्शनल कुछ हद तक उस जनरल स्टडीज के उन एरियाज को भी मदद कर दे आपको हैंडल करने के लिए, तो भी इट इज अ बेटर ऑप्शनल टू टेक। बट अल्टीमेटली वही होना चाहिए जिसमें आपको पढ़ने में इच्छा हो, इंटरेस्ट आए, एंड इफ यू कैन राइट वेल, तो कोई भी ऑप्शन होगा, यू विल बी एबल टू स्कोर मार्क्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई थिंक काफी हेल्पफुल होगा ये आपके एडवाइस जो है हमारे व्यूअर्स को। और जो एग्जाम पैटर्न है उसमें जो आखिरी एक पड़ाव होता है आईएएस के एग्जाम में, वो होता है इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू आई थिंक कि ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कई बार कि आपको आईएएस मिलेगा, आईपीएस होगा, रेवेन्यू होगा, या फिर एकदम नीचे वाला कोई पद होगा। तो इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से, मतलब कि आई थिंक ये तो ऐसा है कि जो इंसान का स्वभाव है वही अपने आप सामने आ जाता है, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इंटरव्यू को अल्टीमेटली? व्हाट विल यू एडवाइस? इंटरव्यू आपने सही कहा, बेसिकली अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इंटरव्यू में ये नहीं टेस्ट किया जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है कि नहीं, वो तो आपकी रिटर्न में उन्होंने टेस्ट कर लिया सब्जेक्ट की नॉलेज। इंटरव्यू में वो देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप एनालिटिकल हैं कि नहीं है, आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरीके से जवाब देते हैं, आपके बोलने में कितना कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, कितने आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, कितना आपको बोलने में एक वो है, जिसे कह सकते हैं ना कि कन्विंसिंग है आपके आर्गुमेंट्स जो भी आप सामने रख रहे हैं, तो कितना वंस अगेन आर यू अ बैलेंस्ड पर्सन और नॉट अ बैलेंस्ड पर्सन, आप बैलेंस तरीके से चीज को अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये काफी इंटरव्यू की तैयारी एक्चुअली तो 2-3 महीने में नहीं हो सकती। इंटरव्यू की तैयारी तो बिल्कुल आपने सही, जैसे कहा था क्लास 12, मतलब कम से कम 4-5 साल पहले से ही आप अपने आप को इस तरीके से तैयार करिए, अपनी जनरल रीडिंग बढ़ाइए, न्यूज़पेपर्स तो पढ़िए, रीड एज मेनी गुड बुक्स एज पॉसिबल, वाइड रीडिंग करिए, थिंकिंग करिए उन चीजों के बारे में, एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क बनाइए। तो उससे करते करते आपको एक आदत पड़ जाएगी उस तरीके से हैंडल करने की, चीजों को या बिहेव करने की, एंड देन यू गो फॉर द इंटरव्यू विद दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। तो अगर आप हम वो इंटरव्यू हमने खुद
हम बैठे हैं बोर्ड में, इंटरव्यू हमने देखा है, तो अगर देखते हैं कि लड़के में एनर्जी है कि नहीं, सबसे पहले देखते हैं या लड़की में डज शी हैव द स्पार्क, डज शी हैव द एनर्जी है कि नहीं, जवाब देने में उत्साह है कि नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं। अगर कॉन्फिडेंस गिरने लग जाएगा तो इंटरव्यू खराब हो जाता है। इसलिए बहुत केयरफुली होना है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताऊंगा कि ये नहीं सोचना चाहिए कि 10 सवाल है, 10 के 10 के सही आंसर दे दिए तो हमें बहुत हाई मार्क्स मिल जाएगा इंटरव्यू में। नॉट नेसेसरी। आपसे 10 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है 2-3 की आपको आंसर ना आते हो। इट इज ऑलवेज बेटर टू से वेरी पोलाइटली विद अ स्माइल, आई एम सॉरी सर, आई डू नॉट नो दिस। उसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो एग्जामिनर जो है वो आगे बढ़ जाता है दूसरे क्वेश्चन में, और आप जो क्वेश्चन में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाए उसको तो फिर पकड़ के बैठ जाना चाहिए। उसमें फिर आप इतना बोलिए कि आप जिससे कि इंप्रेशन पूरा डाल दीजिए उसको, और उसको मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने पिच पे बैटिंग करना, वो अपनी पिच पे अगर बैटिंग मिल जाए आपको तो फिर मत छोड़िए, फिर आप फिर ही लंबी इनिंग्स। और अगर ऐसी पिच मिल जाए जो आपके फॉरेन लग रही हो तो आप निकल लीजिए क्या कि सॉरी सर, आई डू नॉट नो। तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब होता क्या है ना, मैं आपको बताऊं, जब कैंडिडेट बाहर जाता है तो जितने इंटरव्यू बोर्ड वाले बैठे रहते हैं एक दूसरे से फिर वो डिस्कशन होता है, हाँ भाई व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपको क्या लगा, आपको क्या लगा। तो वो एक कंसेंसस से डेवलप हो जाता है। तो एक एक क्वेश्चन को नहीं इवेल्युएट करते हो, तो कंसेंसस होता है कि ओवरऑल क्या इंप्रेशन दिया आपने, और ओवरऑल इंप्रेशन आपका एक अच्छा है, लॉजिकल आदमी है, थिंकिंग आदमी है, बैलेंस्ड आदमी है, कॉन्फिडेंस है, इसमें कुछ करने की इच्छा है, इसके अंदर ये है, ये सब लगा तो एथिकल है ये आदमी, तो दे विल गिव यू मार्क्स। ये पॉइंट होता है। तो दिस इंप्रेशन दैट यू लीव विद द इंटरव्यू बोर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट पर से दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड करेक्टली। और एंड देन ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जिनका कोई करेक्ट या रॉन्ग आंसर भी नहीं होता है ना। डिस्कशन क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने आपसे, तो ऐसा नहीं है कि यही राइट आंसर है कि वही रॉन्ग आंसर है। आपको जो सही लग रहा है आप अपनी बात को सामने रखिए। ये हो सकता है कि एग्जामिनर का व्यू पॉइंट डिफरेंट हो, उसमें कभी उनसे आर्ग्यूमेंट ना करिए, एग्री कर जाइए, यस सर आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, आई हैड अ स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आदमी पोलाइटली ये कह देता है कि आई हैड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, नाउ आई रियलाइज दैट दिस इज आल्सो अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ऐसे करके कह दिया। कभी एग्जामिनर से झकझक नहीं करनी चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, और कभी झूठ बात नहीं बोलनी चाहिए कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं ना कोई ऐसा कोई मिल जाएगा जो उसमें एक्सपर्ट बैठा होगा, वो आपसे ज्यादा सवाल पूछने लग जाएगा, आप एक्सपोज हो जाएंगे। और फिर अगर झूठ की बात सामने आ गई तो फिर उसमें बहुत मार्क्स कट जाते हैं, बहुत उसका एक गलत इंप्रेशन हो जाता है इंटरव्यू बोर्ड का। तो बी ट्रूथफुल, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है उसको सामने रखिए। और जो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, मैं अपने ही इंटरव्यू से आपको एक आधा एग्जांपल देता हूं, अपने आईएएस इंटरव्यू से, कि मैंने कुछ उसमें गलतियां कर दी थी। तो गलतियां क्या कर दी थी बताओ। गलतियां ये कर दी थी कि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं था। मैं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड एमबीए IIM अहमदाबाद का स्टूडेंट था। साइंस मैंने नहीं पढ़ी हुई थी, क्लास 11 के बाद नहीं पढ़ी हुई। तो लेकिन मैं जनरल रीडिंग बहुत करता, तो आई हैड रेड ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स, पढ़ता बहुत था। तो पहला मेरा जैसे इंटरव्यू मेंबर ने पूछा वो तो बहुत अच्छा गया मेरा, उन्होंने मुझसे रीडिंग में ही पूछ लिया, मैंने रीडिंग में बहुत अच्छे जवाब दे दिए। हु इज योर फेवरेट ऑथर, हु इज योर राइटर, क्यों अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगता है, फलाना ठिकाना, डिस्कशन अच्छा गया। नंबर 2 पे जो आया तो वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बैठे हुए, प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैठे हुए थे, सेकंड इंटरव्यूअर वाला हमारा। उसने हमसे शुरू कर दिया साइंस पे पूछना, या एक तो करके साइंस पे आपने कौन सी किताबें पढ़ी, हमने एक आधी बताई, ओरिजिनल स्पीसीज पढ़ी है, फलाना पढ़ा कि नहीं नहीं आपने वो पढ़ी है, साइंस फिक्शन पढ़ा है, हमने कहा नहीं उसमें एक दो ही पढ़ी। तो वो साइंस पे हमारे आ गए। अच्छा, हमने क्योंकि हम पढ़ते बहुत थे तो हमको साइंस के बारे में भी काफी अच्छी जनरल नॉलेज थी, तो हम यहाँ हम गलती कर गए, हम बताते चले गए। तो जहां हम बताते चले गए तो वो एग्जामिनर और पूछता चला गया। तो जैसे वो एग्जाम्पल उसने पूछा इंडिया के किसी फेमस साइंटिस्ट का नाम बताइए, हमने कहा सीवी रमन सर। तो वो सीवी रमन, व्हाट इज सीवी रमन फेमस फॉर, हमने कहा सर रमन इफेक्ट। तो उन्होंने कहा व्हाट इज रमन इफेक्ट। अब हमने रमन इफेक्ट कुछ बताया, उसने उसके आगे रमन इफेक्ट में कुछ और सवाल पूछ लिया हमसे। अब हमको ये नहीं आता था, आई वाज नॉट अ साइंस स्टूडेंट, तो हम बट स्टिल हमने क्या गलती करी कि बजाय इसके कि हम इस समय साफ साफ कह देते सर आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, दिस इज ओनली बाय माय जनरल नॉलेज दैट आई हैव बीन एबल टू गिव यू दिस आंसर, आई कांट गिव फर्दर आंसर। हम उस आंसर को अटेम्प्ट करने लगे, वहां बैठ के ट्राई करने लगे। अच्छा, ट्राई करने लगे, उसके बाद उसने एक और साइंस पूछने लगा हमसे, अनदर साइंटिस्ट बताइए, हमने कहा एससी बोस। उन्होंने कहा एससी बोस का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, हमने कहा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। उन्होंने कहा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हमने कहा इट डिटरमिन्स द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल कॉल्ड बोसॉन। अब वो एलिमेंट्री पार्टिकल पे घुस गया और बोसॉन पे घुस गया। अब हम आई हैड नो आंसर, अप टू दिस पॉइंट तो हमको जनरल नॉलेज से हमको आइडिया था
इस एससी बोस ने भाई बहुत स्टैटिस्टिक्स फेमस है, बोसॉन पार्टिकल है, उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट हुआ, इतना सा हमको मालूम था, इसके आगे हमको नहीं मालूम था। अब वो एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर थे, वो आगे पूछने लगे, जब उनको लगा कि जवाब दे रहा है वो कुछ, अच्छा वो पूछते चले गए और हम जवाब देने की कोशिश करते चले गए। तो जवाब देने की कोशिश करते चले गए तो उसका क्या असर हुआ, सडनली मुझको ऐसा एहसास हुआ वही इंटरव्यू बोर्ड के कमरे में ही कि मेरा तो इंटरव्यू गया, आई एम गॉन, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगा। मैं जैसे आपसे अभी बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ नॉर्मली कॉन्फिडेंस के साथ, जोर से और काफी उससे, और सडनली आई रियलाइज कि मेरी लैंग्वेज डाउन हो गई है, मेरी टोन डाउन हो गई, मेरी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो गई, क्योंकि आई वाज नॉट श्योर। जिस फील्ड में मैं चला गया वो पिच मेरी नहीं थी जिसमें बैटिंग करने लगा, और वो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। तो एकदम उसके बाद फिर उसका ऐसा असर हुआ कि नेक्स्ट 2-3 इंटरव्यूअर के साथ मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं किया, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। आई स्टार्टेड हेसिटेटिंग इन गिविंग आंसर्स। वो थोड़ा, लेकिन फिर वो फॉर्चुनेटली जब वो घूम के बाद में चेयरमैन साहब के पास गया तो उन्होंने कुछ रियलाइज किया कि शायद लड़के का साथ में गड़बड़ हो गया है, तो उन्होंने मुझे फिर एक इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई सवाल पूछा, क्वेश्चन। जैसे उन्होंने पूछा वो मैंने कहा जब आपको अगर अपनी पिच मिल जाए तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमने बिल्कुल डूबते को तिनके का सहारा वाली बात हुई, तो हमने उस पॉइंट को पकड़ा, फिर हम बोलते ही चले गए और 3-4 मिनट तक हम उसमें बोले, तो उससे हमने काफी अपना इंटरव्यू काफी हद तक संभाल दिया। आई गॉट रीजनेबल मार्क्स बट आई कुड हैव गॉट मच मोर अगर मैंने वो गलती ना की होती। तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि जो चीज ठीक से नहीं आती है ज्यादा, उसमें आंसर करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी सर, आई डू नॉट नो कह के निकल भी लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सीख है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ, लाइक जो भी आप हैं वही आप जाइए और दिखाइए अपने आप को। एंड नेक्स्ट सर, मेरा ये क्वेश्चन होगा कि आपने जब एग्जाम निकाला अपना तो बहुत ज्यादा उत्साह रहता है, ट्रेनिंग हुई होगी, काफी ज्यादा उत्साह से किया होगा, तो ये जो स्टार्टिंग का पीरियड था आपका फील्ड लेवल पर जब आप कर रहे थे काम, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था उस समय, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे इसके बारे में कि अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा शेयर। वो बहुत अच्छा लगा, वो पीरियड मुझको बहुत अच्छा लगा। और स्टार्टिंग में जो फील्ड का जो वर्क होता है वो तो बिल्कुल मतलब बहुत ही एक्साइटिंग होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो वर्क है, एसडीएम आप पहले होके ज्वाइन करते हैं, देन फिर आप चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह बन जाते हैं, फिर डीएम बन जाते हैं। मैं तो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं बना था, मैं तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जनरल मैनेजर बन गया था बीच में, लेकिन एसडीएम बना, पब्लिक सेक्टर में गया, उसके बाद में डीएम बन गया। और डीएम बन के मुझको 5 जिलों में रहने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। गाजीपुर में था मैं डीएम, बांदा में था, आगरा में था, गाजियाबाद में था, इलाहाबाद में था। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि मतलब मैं आपको शेयर करूं कि जब मैं एसडीएम बन के गया तो शुरू में मुझको ऐसी तहसील में एसडीएम बना दिया गया था कानपुर देहात में, जो कि बिल्कुल बैकवर्ड थी, इसका नाम है डेरापुर, और इतनी बैकवर्ड तहसील थी, इसका जवाब नहीं था। तो मुझे बड़ा, मैं तो अर्बन एरिया का रहने वाला आदमी था, दिल्ली विल्ली का मैं पढ़ा हुआ था, पढ़ा हुआ था। तो मुझको पहला वो लगा कि वो जैसे कहते हैं ना कल्चरल शॉक, कि वो मुझे गेस्ट हाउस के कमरे में रहने को मिल गया और वहां पे ना बिजली थी ना पानी था। तो बिजली के लिए रात में लालटेन जलती थी और पानी के लिए कुएं से हमारा चपरासी जो था वो 2 बाल्टी पानी निकाल के लाता था, उसको हम पानी के लिए यूज किया करते थे। दैट वाज माय स्टार्टिंग ऑफ द करियर। लेकिन मजा बहुत आया, मजा जब बैठ के कोर्ट में बैठ के केसेस डिसाइड कर रहे हैं। फिर मैंने तो ये सोच लिया था कि मैं गाँव खूब जाया करूंगा, तो मैं गाँव जाया करता था और इतना अच्छा अनुभव हुआ। कभी कभी तो एक आधे गाँव में मैं ऐसा पहुंचा, उन लोगों ने कभी लेखपाल पटवारी को तक को नहीं देखा था, कोई अधिकारी वहां गया ही नहीं था। तो इतने एक्साइटेड हो गए, सब आके बैठ गए मेरे लिए, उन्होंने खाट रख दी, मैं बैठ गया उस पर, चारों तरफ मेरे बैठ गए, मेरे से बातें करने लगे। और यहाँ तक कि वो अपनी घरेलू समस्याएं मुझे बताने लगे कि किसी की लड़की की शादी हो गई तो लड़के वो भाग गई है, तो अब क्या करा जाए। अब वो कोई ऑफिशियल चीज नहीं थी, वो भी मुझसे पूछने लगे, जैसे उनको लगा कि ये सब कुछ का आंसर ही दे सकते हैं, बैठे हैं। और फिर वहां फ्लड्स आए, फ्लड्स को मैंने हैंडल किया। तो फ्लड्स में गाँव जब गया पैदल तो बड़ा अच्छा मजा आया काम करने में और बड़ा उसका इम्पैक्ट हुआ। ऐसे जब मैं डीएम बना कई जगह तो बहुत ही एक्साइटिंग रहा वो पीरियड। गाजियाबाद में जैसे मैं डीएम रहा, मुझे याद है उसमें बहुत माफिया राज था, वहाँ बहुत वाइल्ड वेस्ट माना जाता था गाजियाबाद। तो हमको जब भेजा गया था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कह के भेजा था कि आप माफिया को खत्म करेंगे। हम और हमारे एसएसपी जो थे, पुलिस ऑफिसर, उन्होंने मिल के जो काम किया, तो इतना हमने टफ एक्शन लिया माफियास के अगेंस्ट कि इंडिया टुडे ने फिर हम लोगों को अपने उसमें मैगजीन में हम लोगों को फोटो के साथ छापा कि साहब इन लोगों ने आके गाजियाबाद का वही तस्वीर बदल दी, गाजियाबाद ना अब एकदम जितने क्रिमिनल्स थे वो छोड़ के भाग गए गाजियाबाद। वी कुड डू दैट। वही मैंने बताया ना, मौका मिलता है आपको करने को, अगर आप ईमानदारी से सही काम करो तो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सिमिलरली जब मैं आगरा में डीएम रहा
मेरा मन में आया कि यहाँ बहुत अशिक्षित लोग हैं, इलिटरेसी बहुत है, एडल्ट इलिटरेसी, जो मैंने किताब लिखी है दूसरी ना, वो आगरा एक्सपीरियंस पे है, टुवर्ड्स एडल्ट लिटरेसी इन इंडिया, आगरा एक्सपीरियंस पे है। 5.5 लाख मैंने सर्वे कराए, इलिटरेट लोग थे 15 और 45 साल की उम्र के बीच में, उनके लिए मैंने लिटरेसी कैंपेन चलाई और गांव के लड़के लड़कियों को लिया, उनको वॉलंटियर बनाया, ट्रेन किया, उन्हीं से क्लासेस चलवाए और मॉनिटर करी और पूरा एनवायरनमेंट बिल्डिंग करी, सब कुछ किया और कर करा के 1 साल में उन सबको लिटरेट कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इवैल्यूएशन किया और उनके एग्जामिनेशन में सबने पास किया और सब लिटरेट डिक्लेयर हुए। मुझको उसके लिए अवार्ड भी मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे और मुझे अवार्ड भी भेजा उन्होंने, मतलब ऐसा अवार्ड। तो ये सब हुआ, मतलब दिस इज ऑल यू कैन डू। मैं जो आपने मैंने बात आपको कही, अच्छा वो कहीं भी मुझसे किसी ने नहीं कहा था ये करने को, जो रूटीन वर्क था कलेक्टर का उसमें कहीं ये नहीं था कि आप लिटरेसी कैंपेन करिए, लेकिन मेरे अंदर इच्छा आई तो मैंने किया, ऐसे मैंने कही और मैंने भी किया और कई कलेक्टर से भी किया है। किसी कोई प्रोग्राम उनके मन में आ जाता है तो वो करते हैं। एक हमारे यहाँ के कलेक्टर यंग ऑफिसर हमारे यूपी काडर का, वो कलेक्टर बना तो उसने कहा ये तो मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो सर पे मैला लेके जाते हैं ना लोग स्वीपर्स, उसने कहा ये तो बहुत खराब चीज है, इसको खत्म करना है किसी भी हालत में। वो डलिया लेके जाते हैं तो उसने डलिया जलाओ अभियान शुरू कर दिया, डलिया ला के सब जलाओ, खत्म करो, और उन सबको उसने ट्रेनिंग दिलाई और रोजगार दिलाया और सबको दूसरे के एम्प्लॉय कर दिया। सारे उन लोगों को उस गंदे प्रोफेशन से निकाल के उन्होंने एक अच्छे प्रोफेशन में उनको सम्मान सोसाइटी में उसे दिला दिया। तो एज आई एम सेइंग, एज अ कलेक्टर एंड डीएम, ये तो मैंने एक अपना उदाहरण दूसरे का दिया, ऐसे कई हैं, कभी मौका मिलेगा और फिर आपसे बात करेंगे तो बताएंगे। बट यू कैन मेक अ डिफरेंस, मतलब आप वास्तविकता जो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। और जिले में ये होता है कि लोग आपके कहने पे चलते हैं, डीएम की अथॉरिटी होती है, जो डीएम लीडरशिप ले ले तो सारे ऑफिसर्स भी उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। और आप ठीक से अगर मैनेज करिए अपनी टीम को तो आपको रिजल्ट जो है वो मिलेंगे एंड इट इज वेरी सेटिस्फाइंग, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है एट द एंड ऑफ द डे। और आज मैं रिटायर हो गया हूँ, 4.5 साल हो गए हैं, यू विल नॉट बिलीव इट अंकित, आज भी मैं लखनऊ में रहता हूँ, गाजीपुर जनपद से, बांदा जनपद से, आगरा, गाजियाबाद, इलाहाबाद, जहां जहां मैं डीएम रहा हूँ, वहां के लोग अभी भी मुझसे मिलने आते हैं, ऐसे ही चले आते हैं, उनको कोई काम नहीं है कि भाई कैसे आए, कह रहे अरे तुम अपने कलेक्टर साहब से मिलने आए, अभी भी हमारे उनके लिए मैं उनका कलेक्टर साहब ही हूँ। तो अभी वो मिलने आते हैं, कलेक्टर साहब से मिलने आए और आके बैठते हैं, एक कप चाय पीते हैं, कभी कभी इतने प्यार से है बिल्कुल जो है वो अपना सा 4 मौसमी लेके गांव से चले आते हैं, कभी कोई एक थोड़ी सी शीशी में सिरका लेके चला आता है कि साहब ये आपके लिए लाए हैं अपने गांव से। वो मतलब इतना प्रेम भाव हो जाता है, वो बहुत मजा आया। मतलब डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग ऐसी है कि अगर आप मन लगा के जनसेवा का काम करिए तो यू विल नेवर फॉरगेट योर डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग, कितना मजा आता है उसमें काम करने का। और सिमिलरली आगे भी काम है, मौका सेक्रेटेरिएट आपने पूछा, तो हर पोस्टिंग में आपको जिस भी डिपार्टमेंट को आप हेड करिए वहां आप काम कर सकते हैं, और चीफ सेक्रेटरी में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, मेरा यही आपसे अगला क्वेश्चन भी था कि लाइक ये तो फील्ड लेवल का जॉब हो गया जो स्टार्टिंग में मिलता है, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस करने का मौके मिलते हैं, ग्राउंड लेवल पर देश में क्या चल रहा है वो आप जानते हैं, करीब लोगों के साथ करीब जुड़ते हैं, लेकिन एक सर्टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आपको फिर सेक्रेटरिएट में भेज दिया जाता है, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालने का मौका मिलता है, मिनिस्ट्रीज जो होती हैं। तो क्या इसको लेकर जानना चाहते हैं कि उसमें और फील्ड लेवल में बेसिक डिफरेंस क्या है, और कौन सा आपको ज्यादा क्या पसंद आया, बेसिकली किसमें ज्यादा? मुझे तो, मैं तो फील्ड ऑफिसर ही अपने आप को मानता रहा हूँ हमेशा। तो मैंने तो सेक्रेटेरिएट में भी जब मैं रहा, मैंने फील्ड ऑफिसर की तरह ही काम किया। उसी सेक्रेटेरिएट बेसिकली डिफरेंस ये हो जाता है कि आपका फाइल ओरिएंटेड और ऑफिस में बैठने का काम ज्यादा हो जाता है। एज डीएम आपका काम है कि आप गाँव गाँव जाइए, फील्ड में निकल जाइए, घूमिए और डिसीजन लीजिए। Whereas in the secretariat level, your job is you have to sit in your office, you have to dispose of files, और उसमें आपके रूल्स होते हैं, प्रोसेसेस होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उनके तहत काम करना पड़ता है। उससे लेकिन अगर आप रूल्स और प्रोसेसेस से बन जाएं सेक्रेटेरिएट में, तब तो सेक्रेटेरिएट का जॉब बिल्कुल बेकार है, तो देन आप कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे, आप खाली फाइल इधर से उधर भेजते रहेंगे, जिसे कहते हैं रेड टेप। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे रिजल्ट देना है, आउटकम देना है, तो सेक्रेटेरिएट में भी आप जिस भी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, यू कैन डू अ लॉट, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू दैट डिपार्टमेंट। आप जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बेसिक एजुकेशन के सेक्रेटरी था, तो कैसे प्राइमरी एजुकेशन में आप टीचर्स को मोटिवेट करिए पढ़ाने के लिए, वो जॉयफुल लर्निंग की मेथोडोलॉजी को आप पढ़ाने में लेके आइए, या कैसे ही आप तमाम स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन कर डालिए, जहाँ स्कूल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसी तरीके से अगर आप अर्बन डेवलपमेंट में हैं तो आप शहरी विकास के लिए तमाम योजनाओं को लाइए, उसके लिए बजट लाइए, बजट रिलीज करिए, मॉनिटरिंग करिए, तो देखिए कि वो काम हो जाए। मैं तो तब वहां भी सेक्रेटरी होते भी फील्ड में जाके देखता जरूर था कि काम किया हुआ है क्या नहीं हुआ है।
और चीफ सेक्रेटरी बनने में मैंने वहां भी फील्ड लेवल से एक तरीके से काम किया, तो इसका नतीजा ये रहा कि मेरे 2 साल बड़े सेटिस्फाइंग रहे। पता नहीं आप लोग जो उत्तर प्रदेश के होंगे जानते होंगे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे मैंने 22 महीने में बनवाया। मैंने ही शुरू किया चीफ सेक्रेटरी इस प्रोजेक्ट को, और मैंने ही अपने टाइम पे पूरा किया, और वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है, कोई भी उस पर चल के देख ले। 328 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, पहला एक्सप्रेसवे बना इंडिया में इस लेवल का, और 328 किलोमीटर का, और केवल 22 महीने में, जो कि कहीं और 8 से 10 महीने साल लगते उस प्रोजेक्ट को पूरे होने में। और हमने उसको फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, टीम स्पिरिट, मोटिवेशन, इस तरीके से करके उस काम को किया कि 22 महीने हुआ। सिमिलरली हमने लखनऊ मेट्रो इंप्लीमेंट किया, लाए और लखनऊ मेट्रो चला के दिखा दी, वो भी हमने 24 महीने में पूरा किया। तो वो इससे इवन इन सेक्रेटेरिएट अगर आप बना लें, एंड स्पेशली चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो मौका मिलता है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो आपने बताया कि ये आप ही का योगदान था, मैं तो कई बार गया हूँ डायरेक्टली वहां से, लखनऊ से दिल्ली, और अमेजिंग, लाइक जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, वो अमेजिंग एक्सपीरियंस है। क्योंकि मुझे याद है कि लाइक आई थिंक शायद 500 किलोमीटर है दिल्ली से लखनऊ का, लगभग, और बहुत कम टाइम में, लाइक 5 आवर्स के अंदर अंदर हम पहुंच जाते हैं लाइक दिल्ली जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके सर, एंड ऑल्सो स्पेसिफिक मेरा जानना चाहूंगा रिगार्डिंग चीफ सेक्रेटरी। जो आप चीफ सेक्रेटरी बने, ये क्या कुछ ऐसा स्पेशल करना होता है जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी बनते हैं? मतलब कि कैसे वो जो पद है चीफ सेक्रेटरी का, मतलब हाईएस्ट लेवल होता है, कि कैसे पाया जाए, और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपके पास क्या क्या पावर्स होती हैं? थोड़ा सा विस्तार में आप सर उसको बता सकें। तो ये चीफ सेक्रेटरी के पद, एक तो सीनियोरिटी इंपॉर्टेंट होती है कि सीनियोरिटी को, और सीनियोरिटी के साथ साथ ये जरूर काउंट करता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है या मेरिट कैसी रही है। तो अगर आपका परफॉर्मेंस और मेरिट नहीं रहा, अगर आपकी ये इमेज है, तो ऐसा अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं अंकित हो जाता है। आईएएस ऑफिसर्स में मैंने देखा है कई बहुत ब्राइट यंग लड़के लड़कियां आते हैं जो शुरू में बहुत ब्राइट होते हैं और डीएम तक भी बहुत काम करते हैं, नहीं पता नहीं क्या हो जाता है सेक्रेटरीट में आने के बाद, कुछ या तो डर हो जाता है कि कहीं हमारे खिलाफ कोई कुछ कार्रवाई ना हो जाए, या जो भी बात हो जाती है वो धीरे धीरे करके मेलो डाउन हो जाते हैं, और फिर ज्यादा पेपर वर्क में बिलीव करने लग जाते हैं, फिर रिजल्ट्स में नहीं। तो वो उस टाइप के लोग फिर चीफ सेक्रेटरी लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं ज्यादा। वो ही पहुंचता है जो एक्चुअली कुछ रिजल्ट जा रहा हो, तो गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर या जो भी वो चाहते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को हम मौका दें। अच्छा, पावर्स तो उसमें अनलिमिटेड है, यू आर हेड ऑफ द स्टेट, जस्ट लाइक डीएम डिस्ट्रिक्ट का हेड है, चीफ सेक्रेटरी हेड ऑफ द स्टेट। हर डिपार्टमेंट आपके अंडर में काम करता है, हर डिपार्टमेंट को आप डायरेक्शंस दे सकते हैं, कंट्रोल दे सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, लखनऊ मेट्रो, तो एक डिपार्टमेंट का काम नहीं था, ये 10 डिपार्टमेंट थे, पर चीफ सेक्रेटरी क्योंकि वन होता है और सब डिपार्टमेंट्स को बैठा के उनको कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो हम सबको बैठा के कोऑर्डिनेट किया करते थे, वो पावर हमारे पास थी। सिमिलरली हमने पुलिस में डायल 100 इंप्लीमेंट किया था, जिसको अब 112 नाम दे दिया है, डायल 100। ये बिगेस्ट सिस्टम पुलिसिंग का था कहीं भी वर्ल्ड में, क्योंकि यूपी इतना बड़ा स्टेट है, यूपी की पॉपुलेशन ही आप जानते हैं 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसके लिए इतना सिस्टम लाना, 3,500 गाड़ियों को हमने गाड़ियों को डायल 100 की गाड़ियों को छोड़ा, उनके सारे स्टाफ को ट्रेन किया, यहाँ पे पूरा कमांड सेंटर बनाया लखनऊ में, ये सब किया, ये सब चीज एज चीफ सेक्रेटरी इट वाज पॉसिबल टू डू इट। और मैं एक एक डिपार्टमेंट की मैं रिव्यू करता था, मॉनिटरिंग करता था, एक एक डिपार्टमेंट को एजेंडा देता था कि तुमको 1 महीने में ये काम करना है, और फिर उनसे पूछता था उनसे सेक्रेटरी से ये काम हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई, क्या बात है, कब तक हो जाएगा। तो एज चीफ सेक्रेटरी आप पूरी स्टेट में जो काम हो रहा है उसको एक डायरेक्शन आप दे सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी। तो बहुत ही मेरे तो मैं कहूंगा कि डीएम की पोस्टिंग और चीफ सेक्रेटरी की पोस्टिंग मतलब 2 पोस्टिंग जिसका कोई मुकाबला सर्विस करियर में जो है वो नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा लगा आपका जो एक्सपीरियंस है एज अ चीफ सेक्रेटरी लेवल पर। साथ ही साथ एक और शायद मुझसे एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता था रिगार्डिंग लाइक जो हम आईएएस के एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं, सपोज कोई ऑप्शनल पेपर चूज किया हमने, या फिर जो ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड रहा हमारा, सपोज ज्योग्राफी ऑप्शनल था, हिस्ट्री था, जो भी है, तो क्या ये जो ऑप्शनल है ये एक्चुअल में जब हम काम कर रहे होते हैं एज एन ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, क्या वो किसी प्रकार से हेल्प करता है? मतलब कि क्यों ये ऑप्शनल है आखिरकार? मतलब एक थोड़ा थॉट आता है माइंड में कि क्या वो पर्टिकुलरली, क्योंकि जनरलिस्ट माने जाते हैं आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, दे आर जर्नलिस्ट, लाइक हर फील्ड में काम करना है, भले ही आप किसी एक पढ़ाई सेक्टर से आए हो, तो हाउ यू डू, मतलब इसको कैसे देख सकते हैं कि एक तभी तो उन्होंने देखिए इतना चेंज कर दिया कि 4 पेपर उन्होंने कॉमन कर दिए हैं जनरल स्टडीज के, जनरल स्टडीज उन्होंने कॉमन कर दिया है, और जनरल स्टडीज में जो कुछ है वो आपको हेल्प करता है एज एन ऑफिसर, आपको डेमोक्रेसी के बारे में मालूम होना, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में मालूम होना, पूरे इंडियन इकोनॉमी के बारे में मालूम होना, इंडियन ज्योग्राफी मालूम होना, इंडियन हिस्ट्री कल्चर मालूम होना, वो जो है जनरल स्टडीज का अच्छा है सिलेबस, दैट विल हेल्प यू इन योर बिकॉज व्हेन यू टेक डिसीजंस
इन गवर्नमेंट, तो आपका ये बैकग्राउंड होने में फायदा रहता है। ऑप्शनल जैसे आपने कहा ज्योग्राफी लिया है कोई लिया, वो डायरेक्टली उसका कोई डायरेक्ट उसका वो नहीं है, वो है कि कहीं काम में यूज हो, बट ये एक प्रोसेस है एग्जामिनेशन का कि आफ्टर ऑल हाउ डू यू सेलेक्ट, आपको सेलेक्ट करना है 600-700 लोगों को सिविल सर्विस में, आईएएस में 100 आएंगे, उनको सेलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई एग्जामिनेशन का सिस्टम तो होना पड़ता है, इसलिए उन्होंने किया है। बात चल रही है, ये भी बात चल रही है कि चलिए एक ऑप्शनल भी आगे चल के ये लोग हटा सकते हैं और खाली कॉमन पेपर्स या जनरल स्टडीज और ऐसे को ही शायद रखें या एक ऑप्शनल रखें, कोई बुराई नहीं है एक ऑप्शनल को रखने का। इससे मतलब जो होता है एक चीज फायदा ये होता है कि ये आपकी ग्रास्पिंग पावर कम से कम आती है सामने, योर राइटिंग पावर ऑल्सो कम्स फॉरवर्ड, जो कि आगे यूज होती है कि आप कितने अच्छी तरीके से आपने नोटिंग करी, ड्राफ्टिंग करी, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई या स्पीचेस बनाई, या जो भी आपने फाइल पे लिखा, वो सब राइटिंग स्किल या कम्युनिकेशन स्किल, ओरल स्किल दोनों बहुत यूज होती है आगे चल के आपकी नौकरी में, आपकी सर्विस में। तो ये ऑप्शनल पेपर लेने में एक ये तो फायदा होता ही है, कम से कम आपकी ग्रास्पिंग पावर और एक्सप्रेसिंग पावर और राइटिंग लॉजिकली एनालिटिकली ये पावर जो है ये टेस्ट होती है, ये सामने आती है। बिल्कुल सर, ओके ठीक है। तो मैं अब आता हूं कि जो आपकी जो बुक आ रही है पेंगुइन के द्वारा जो पब्लिश होगी, आई थिंक शायद 1 मंथ में पब्लिश हो जाएगी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। दैट बुक नेम इज मेकिंग अ डिफरेंस आईएएस एज अ करियर, जिसमें आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आईएएस बनना चाहिए, लाइक व्हाट यू विल टेल टू आवर यूथ टुडे कि क्यों आखिरकार क्या कारण है कि आईएएस का जॉब लेना चाहिए। वही मैंने इसमें लिखा है कि मेकिंग अ डिफरेंस मतलब सोसाइटी में एक डिफरेंस करने का या लाने का मौका आपको आईएएस करियर देता है, अगर आप उसको सही मोटिवेशन से ज्वाइन करिए। मैंने सबसे पहले इस किताब में शुरू इसमें किया कि आपको मोटिवेशन क्या होना चाहिए आईएएस में आने के लिए। तो मोटिवेशन जब मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए वो लाल बत्ती या चपरासी या सलूट खाली, हाँ मोटिव यही होना चाहिए कि मुझको वो मौका मिले कि मैं काफी कुछ कर सकूं समाज के लिए। अच्छा, और कोई भी गलत मोटिवेशन तो कभी भी शुरू से लेकर आगे तक नहीं होना चाहिए। मैं आपके इस माध्यम से लड़कों लड़कियों को बताना चाहूंगा, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसकी वजह से हमको इतनी पावर मिल गई तो हम सबके ऊपर हो गए या सबसे बड़े हो गए। तब आपके अंदर एक घमंड आ जाता है, एक वैनिटी आ जाती है, ईगो आ जाती है, एक एरोगेंस, जिसके लिए आईएएस अफसर बदनाम होते हैं कि एरोगेंस बहुत है, वो होते हैं लोगों से ठीक से बात नहीं करते हैं, वो नहीं आना चाहिए। वो आ जाता है बहुतों में, वो घमंड नहीं आना चाहिए। पब्लिक सर्विस वाले भाव से आपके ईगोलेस तरीके से आपको काम करना है, तब आप पब्लिक आपको मानेगी, आपके पास आएगी, समस्या बताएगी, तब उसका आप समस्या का हल कर पाएंगे। और इंटेग्रिटी के साथ करना चाहिए पूरी, कभी भी ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि हम इंटेग्रिटी से हटें। कई लोग गलत मोटिव से भी आ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए उसका मोटिव बिल्कुल भी। वर्क विद इंटेग्रिटी, देन यू विल मेक अ डिफरेंस। और हर पोस्टिंग की आई इसमें, ये मैंने अपनी किताब में ही लाया हूँ, चाहे मैं उसमें चैप्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, चीफ सेक्रेटरीशिप पे, सेक्रेटेरिएट पे, जैसे आपने जो सवाल पूछा, कहाँ पे आप क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, उन चैलेंजेस को आप कैसे सामना करें, कैसे फेस करें, कैसे उसका हल निकालें और क्या करें, दैट यू मेक अ मार्क। और कैसे एट द एंड ऑफ द डे, मैंने आया कि जब रिटायर्ड आप होते हैं, जब मैं भी रिटायर हुआ, तो वो यही याद आता है फिर कि हमने क्या किया जिसमें हमको सेटिस्फेक्शन मिला, और जहां लोगों ने आके ये कहा कि साहब आपने इतना बहुत अच्छा काम किया। जब लोग आके कहते हैं कि साहब ये आपने किया है, आज भी जैसे लोग आते हैं कह रहे हैं साहब आपने क्या लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बनवा दिया, तो तबियत खुश हो जाती है, तो एक अंदर से बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई हमने कुछ किया। या कोई कहता है लखनऊ मेट्रो से साहब लखनऊ को वही बदल गया, तो आपने स्वरूप ही बदल दिया लखनऊ मेट्रो लाने से, तो बड़ा मन में एक खुशी हो जाती है कि हाँ भाई हमने किया, मेहनत करी, रात दिन मेहनत किया। लेकिन पब्लिक जो है, सिटीजन जो है, वो रियलाइज कर रहा है, वो समझ रहा है और आके कहता है। तो इसीलिए तो हम आए थे आईएएस सर्विस में, यही तो मौके थे आईएएस में आने के लिए। और ऐसे बाहर बैठेंगे, कोई आईएएस में नहीं होगा तो ये कहेगा अरे भाई वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत खराब है, मेट्रो वेट्रो आनी चाहिए, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेट्रो वेट्रो क्यों नहीं लाती है ना, यही कहेगा ना, मेट्रो आनी। अब आईएएस में यू कैन डू इट, आपको लगेगा मेट्रो आ सकती है तो आप ऐसी योजना बना सकते हैं, ला सकते हैं, लागू कर सकते हैं, मेट्रो ला सकते हैं। तो ये है फर्क इनसाइड होने का, कि आप जो चीज बाहर से सोचे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप खाली एक डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं बाहर से बैठे हुए। आईएएस में होके आपको मौका है कि एक्चुअली आप उसको वो परिणाम दें, आउटकम के रूप में परिवर्तित करें, कन्वर्टेड इनटू एक्शन। दैट इज व्हाट दिस थिंग, यही मैंने इस किताब की मेरी थीम है बेसिकली, कि आईएएस में आओ तो सही मोटिव से आओ, हर पोस्ट में मेकिंग अ डिफरेंस टू सोसाइटी करो, और अगर आप वो कर लोगे देन योर करियर विल बी वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी हैप्पी। और अल्टीमेट मापदंड यही है कि अगर आप रिटायर होते हैं और आम आदमी कहता है आपके बारे में, सिटीजन कहता है कि भाई उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया और बहुत अच्छा काम किया और पब्लिक के लिए काम किया, तो मुझे बहुत आपको बड़ी खुशी। और पब्लिक के लिए हमेशा करिए। इवन एज चीफ सेक्रेटरी मैं 1 घंटा पब्लिक से मिला करता था उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए,
एज डीएम तो मैं कम से कम 3 से 4 घंटे मिलता था पब्लिक से, इससे कम नहीं मिलता था पब्लिक। मैं कभी पब्लिक से शर्माता नहीं था, दूर नहीं हटता था। कोई भी आ जाए, वो गरीब से गरीब आ जाए, उसको कुर्सी दो, बैठा लो, इज्जत दो और उसकी बात सुनो और सॉल्व करो। इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसको जवाब नहीं। तो यही मेकिंग अ डिफरेंस है। आप एक आदमी की लाइफ को टच करके डिफरेंस ला सकते हैं, आप पूरी समाज में डिफरेंस ला सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग सर, लाइक आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा जवाब हो सकता है रिगार्डिंग जो हमारे यूथ पूछते हैं कि क्यों आईएएस बनना चाहिए। उनको जरूर ये बात सुननी चाहिए जो आपने अभी अभी बताई। जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं सर, एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आपका अगले महीने होने वाला है 10 अक्टूबर को। तो जस्ट एक महीने भी से भी कम बचा है, तो कोई आप टिप्स देना चाहते हैं जो एग्जाम में जाना चाहेंगे, लास्ट मिनट क्या करना चाहिए क्या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल अब तो 1 महीना बचा है, अब तो खाली रिवाइज करना चाहिए इस समय तो, और मॉक पेपर्स कर लेना चाहिए कुछ। लेकिन मॉक पेपर्स भी एग्जाम के बिल्कुल 1-2 दिन पहले नहीं, उसके पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे आप अपने लेवल को एसेस कर सकें और उसमें जो इम्प्रूवमेंट करना है उसको कर लें। और अब इस समय रिवीजन करने का मौका है, रिवाइज करिए उसको, और रिवाइज करके उसको थोड़ा डेप्थ में जाके और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाकर करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो देखने में सिंपल होते हैं, कभी कभी उसके आंसर आप सोच रहे हैं आपने सही कर दिया लेकिन वो गलत हो जाता है, बिकॉज कई आंसर्स बड़े मिलते जुलते होते हैं। और अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई देन यू मेक अ मिस्टेक। तो वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और वहां पे पेपर में जब 1 ही महीना बचा है, मैं ये एडवाइस दूंगा, वो जो ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जो 4 ऑप्शन दिए उनको भी बहुत गहराई से समझ लेना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि अरे हाँ इसका तो यही आंसर है। नहीं नहीं, देख लो, चारों ऑप्शन को समझ लो। कभी कभी उसके अंदर कुछ छुपा रहता है और कहीं से आपको लगेगा नहीं अच्छा इसमें ये पॉइंट है, ये तो नहीं है, ये हो सकता है। और अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो छोड़ दो क्वेश्चन को। और अगर आप 4 में से 2 की चॉइस में ला सकते हो उसको कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, तब आप एक एजुकेटेड गेस भी ले सकते हो कि हाँ भाई चलो इसमें टिक कर देते हैं। 50% पे अगर ले आओ तो चांस ले सकते हो। और अगर चारों में से आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो सकता है, तो मत टच करो क्वेश्चन को, बेकार में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा। बट ओनली इफ यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू 2 क्वेश्चंस, 2 ऑप्शंस, देन यू कैन टेक अ चांस। बिल्कुल सर, आई थिंक ये आपकी एडवाइस काफी काम आएगी। और जो एलिमिनेशन मेथड है उस पर बहुत फोकस करना चाहिए। प्रीलिम्स का जो पूरा गेम है वो काफी हद तक इस पे भी डिपेंड करता है कि आप क्लियर करेंगे कि नहीं। एंड तो फाइनली सर, आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा जो आपने ये सारी चीज बताई, एंड स्पेशली जो आपकी बुक आने वाली है मेकिंग अ डिफरेंस। मैं तो बहुत ज्यादा वेट करूंगा, एंड आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इसका इंतजार करेंगे और जल्दी से आएगी। और व्यूअर्स से भी यही कहूंगा कि आप उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसके बारे में जानने को मिलेगा, आप इंस्पायर होंगे और ज्यादा, ताकि आप इस एग्जाम में और अच्छे से आगे बढ़ सकें। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस दिस मच ऑफ टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू स्टडी। थैंक यू अंकित, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सब लोगों को, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू।